वेलकम टू बुक बूस्टर। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अंत तक जरूर देखिएगा, एग्जाम में पक्का काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? ऑप्शन हैं डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्राट फर्रुख सियार द्वारा ये छूट दी गई थी। 1717 में फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि तुम हमें 3000 रुपए वार्षिक शुल्क दो, इसके बदले बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करो। ठीक है। साथ ही 38 गांव खरीदने की अनुमति भी दी गई और बंगाल में जो शाही मुद्रणालय था उसके उपयोग की अनुमति दी गई। इसे जो है अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये जो फरमान था इसको अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? सम्राट फर्रुख सियर ने। इस फरमान के तहत कंपनी को माल परिवहन हेतु दस्तक जारी करने का भी अधिकृत किया गया था। दस्तक पास जारी कर सकती थी कंपनी। तो 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी अंग्रेजों को। किसके द्वारा? सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासन काल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो ये थे ऑप्शन बी, जहांदार शाह। इनका शासनकाल बहुत ही कम रहा। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने राजगद्दी संभाली और इसकी मृत्यु के उपरांत जो है जहांदार शाह ये शासन पे बैठे 1712 से 1713। बस इतना ही टाइम इनका शासन रहा। इसका जो है कत्ल करवा दिया गया था फर्रुख सियर द्वारा। सैयद बंधुओं की सहायता से युद्ध किया गया इससे 1713 में और हरा दिया गया और मार डाला गया। तो जहांदार शाह ये जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे जिसका शासनकाल सबसे कम रहा है। अगला है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। किसके मरणोपरांत? पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम, उसके मृत्यु के उपरांत जहांदार शाह राजगद्दी पर बैठा। अगला है कि फर्रुख सियर के फरमान से किसे सहूलियत पाई? किसने सहूलियत पाई? तो ये भी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अंग्रेजों को मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान मिला था, उनको ही फायदा हुआ था इस फरमान से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। यही सही नहीं है। जहांदार शाह को सत्ता में नहीं लाए थे, वे फर्रुख सियर को सत्ता में लाए थे। जहांदार शाह की हत्या में उनका योगदान रहा। इनसे युद्ध किया गया, इनको हराकर इनकी मौत इन्हीं के हाथों हुई थी फर्रुख सियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया। ये सही है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। ये भी सही है। उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। ये भी सही है। देखिए, उत्तरकालीन मुगल काल में दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन दोनों को ही सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। इन्हें सम्राट निर्माता भी कहा जाता था। किस दल के नेता थे? हिंदुस्तानी दल के। फर्रुख सियार को सपोर्ट किया था इन्होंने। फर्रुख सियार ने इन्हीं की मदद से ही जहांदार शाह के विरुद्ध जीत हासिल की थी और बादशाह बने थे। बाद में फर्रुख सियार ने अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी। ठीक है। तो इन्होंने प्रशासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, कई जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था, राजपूतों से अच्छे संबंध रखे, जाट चूड़ामणि से भी दोस्ती की, राजा शाहू के साथ भी समझौता किया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद शाह ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा है 1719 से 48 तक। इन्होंने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसी के दरबार में एक उर्दू के प्रसिद्ध जानकार थे, शमसुद्दीन वली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ऑप्शंस देख लेते हैं। कमजोर मुगल सम्राट,
ये तो सही कारण था। जो दिल्ली में नादिर शाह ने अपने सैन्य अभियान में सफलता प्राप्त की थी, उसमें संभावित कारण इसमें पूछा रहा कौन नहीं है, लेकिन ये सब कारण तो सही है। मुगल सम्राट कमजोर थे इसलिए। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था, ये भी बात सही है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई थी, ये भी सही है। आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, ये संभव कारण नहीं है। देखिए, नादिर शाह जो है अट्रैक्ट हुआ था इंडिया में, क्यों? क्योंकि यहाँ उनको पता चला था कि बहुत ही असीमित धन है, अपार धन है, इसलिए वो इंडिया की तरफ आकर्षित हुआ। 1738 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, भारत में प्रवेश किया इसने, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा ठीक से सुरक्षित नहीं थी। जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उस समय सम्राट थे यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे शासन संभाल रहे थे, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, दिल्ली में इसी का शासन था। नादिर शाह मोहम्मद शाह के मध्य जो है 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। ठीक है, मुगल सेना पराजित हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था, लूटपाट की थी नादिर शाह ने। फिर यहाँ से अपना जो है तख्ते ताउस साथ ले गए थे, और कोहिनूर हीरा भी साथ ले गए थे। तख्ते ताउस किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तख्ते ताउस का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय, तो ये ऑप्शंस देखते हैं। अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफी उद्दौला, रोशन अख्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजीजुद्दीन। देखिए, अजीजुद्दीन जो है ये जहांदार शाह का पुत्र था, ये दूसरा पुत्र था उसका। इसको बादशाह बनने में मदद की थी वजीर इमादुल मुल्क ने। बाद में ये इसी का हाथ का खिलौना बनकर रह गया, कठपुतली बनकर रह गया। अगला है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फरुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद दौला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। इसमें क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, और इसको एक पेंशनर बना दिया गया था। ठीक है, इसी के थ्रू कंपनी को दीवानी प्रदान हुई थी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ये हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शंस: आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो है, इन्होंने ही 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। वे गए थे अपना पक्ष रखने कि मुगल बादशाह को जो पेंशन दी जा रही है वो अपर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो ऑप्शन है औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय, यानी पहले इसको राम मोहन राय नाम था, इनको राजा की उपाधि दी, तब से ये राजा राम मोहन राय कहे जाने लगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बात तो सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी बात सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी बात सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये बात गलत है। उसे पेंशन के रूप में 1 लाख रुपए मिलते थे, यहाँ कम दिया हुआ है, कम नहीं मिलता था, 1 लाख रुपए मिलता था। तो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बहादुर शाह जफर जो है उसका असली नाम था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह थे, 1857 की क्रांति के समय भी यही थे। इनका शासनकाल रहा है 1837 से 1857। इसको बिना साम्राज्य का बादशाह कहा जाता था। ठीक है, इसके दरबार में उर्दू शायर मिर्जा गालिब, इब्राहिम जौक रहते थे, उसके हसन अस्करी आध्यात्मिक निर्देशक थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको 1 लाख रुपए पेंशन मिलता था।
इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया मिलता था, 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च हेतु मिलता था। ठीक है। 1857 का जो विद्रोह है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। साथ ही इसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेजा गया था, कहां भेज दिया था, तो रंगून। आपको याद रखना है, बर्मा और रंगून। अगला है कि मुगल सम्राट के पतन के लिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? जागीर संकट का सिद्धांत। ऑप्शन है इरफान हबीब, जेएफ रिचर्ड्स, डब्ल्यू एच मोरलैंड और सतीश चंद्र। इसका सही आंसर है सतीश चंद्र। इन्होंने ही जागीर संकट का सिद्धांत दिया था और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इसको उत्तरदायी बताया था। सतीश चंद्र जी जो हैं, इनका कहना था कि मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण जो है मनसबदारी और जागीरदारी प्रणालियों का असफलता रहा है। इसी के कारण ये अस्थिर हो गया था ये साम्राज्य। उनको सही से कार्य करना था, तब जाकर ये साम्राज्य बचा रहता। अगला है कि तालुकादार कौन थे? ऑप्शन है एक छोटा कृषक, एक बड़ा जमींदार, जो धार्मिक स्थानों का व्यवस्था करता था, जो लोगों से जजिया वसूल करता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह है ऑप्शन बी, एक बड़ा जमींदार है, लैंडलॉर्ड। तालुकादार जो है वो कुलीन वर्ग से आते थे, जो कि बड़े भूमि के मालिक होते थे। ठीक है, बड़े जमींदार होते थे। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे थे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। यानी अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? जो व्यापारी के रूप में वहां पहुंचे थे और वहां पे उपनिवेशीकरण कर दिया था। ऑप्शंस हैं फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज और डच। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगीज। पुर्तगाली लोग पहले अफ्रीका पहुंचे थे। पुर्तगाल के एक शासक थे हेनरी प्रथम। समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने का श्रेय इन्हें जाता है। इन्हीं के परिणामस्वरूप क्या हुआ, पुर्तगालियों का यूरोप के बाहर प्रसार हुआ और ये लोग अफ्रीका पहुंचे और व्यापार स्टार्ट किया और वहां उपनिवेशीकरण कर दिया अफ्रीका का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। ऑप्शंस हैं डॉन अल्मीडा, अल्बुकर्क, गैस्पर कोरिया और जमोरिन। सही आंसर है ऑप्शन डी, जमोरिन। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डी गामा के बारे में आपको पता है कि वास्को डी गामा पुर्तगीज थे, पुर्तगाल से ही आए थे। ये पहुंचे थे 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह। यहां पर इसका जो स्वागत किया था वहां के शासक थे जमोरिन। ठीक है, उन्होंने ही इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ठीक है। देखिए, वास्को डी गामा के बारे में बोला जाता है कि ये जो है भारत की खोज की थी इन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक गलत तथ्य हो गया है। भारत पहले से ही था। इन्होंने पुर्तगाल से भारत आने का जो समुद्री मार्ग है उसका खोज किया था। वो भी खुद से नहीं खोजा था, इसको एक गुजराती व्यापारी मिल गया था जिसका नाम था मजीद, अहमद इब्न मजीद। उसकी सहायता से ये भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा को अब भारत की खोज करने का श्रेय नहीं दे सकते हैं, पुर्तगाल से लेकर भारत के बीच जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज का श्रेय दे सकते हैं। अगला है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? आपको पता ही है कि ऑप्शन क्या होगा, पुर्तगाली। ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है। अगला है कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की? सूरत, गोवा, कालीकट, चंद्रनगर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में जो ऊपर जो भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था वो था कोचीन। कहाँ किया था? कोचीन में, या कोच्चि बोलिए। ठीक है, कोचीन या कोच्चि। इन्होंने ही कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा उसके बाद जो है भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार का एक नया चैप्टर खुल गया। ठीक है, ये यहां से काली मिर्च लेकर गया और पुर्तगाल में बेचा। वहां पे इसको टोटल 60 गुना मुनाफा कमाया। उसके बाद से भारत और पुर्तगाल के बीच लगातार व्यापार बढ़ता गया।
तो पुर्तगालियों ने जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया, व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया, या फैक्ट्री बोलिए, पहला फैक्ट्री जो है इन्होंने कोचीन में स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरा जो है कन्नूर में किया था। पहला कब किया था? 1503 में, दूसरा किया था 1505 में। पहला किया था कोचीन में, दूसरा किया था कन्नूर में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी को। अगर 17 मई याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। ये 1505 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है निम्न में से कौन इससे संबंधित है? तो अल्मीडा है, अल्बुकर्क है, डुप्ले है और रॉबर्ट क्लाइव है। तो ये अल्मीडा इससे संबंधित थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1505 में ये बने थे वायसराय, इसलिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, जिससे कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन देखिए, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था कौन सा? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा था पिछले में, तो ऑप्शन आपको पता होगा, ऑप्शन सी, हुगली। हुगली सही आंसर है। ये जो है पुर्तगाली लोग मुगल बादशाह अकबर, इनकी अनुमति से यहाँ पे एक कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? तो हुगली में। ठीक है, ये पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस देखते हैं, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बर्थोलोम डियाज, जॉर्ज ऑक्सडन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है अल्मीडा के बाद यहाँ का वायसराय बना था। ठीक है, अल्बुकर्क जो है वायसराय बना था 1509 ईस्वी में। ठीक है, भारत में वायसराय पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। इसी को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। एक बात और, पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से किस वायसराय ने, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था? तो आपको मारना है ऑप्शन अल्बुकर्क। ठीक है, अगला है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? ऑप्शंस हैं, पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनी जहाजी बेड़े को ध्वस्त किया जाना, और 1630 की मैड्रिड की संधि। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। देखिए, हुआ ये कि पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रेगेंजा कैथरीन, इसकी शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। तो पुर्तगालियों ने जो जिनके पास बंबई था उनको दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया 1661 ईस्वी में। फिर क्या किया? चार्ल्स द्वितीय के पास अब ये मुंबई इनके पास आ गया, तो इन्होंने क्या किया? 1668 ईस्वी में बंबई द्वीप को सौंप दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को किराया पर। ठीक है, कितना? तो 10 पाउंड वार्षिक किराया, 10 पाउंड, इतने में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वैसे जो इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलिए तो उसका करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो इस तरह से पुर्तगालियों के हाथों से जो बंबई द्वीप था वो चला गया इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड के राजा के हाथों से चला आया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अगला प्रश्न वही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो आपको पता ही है कि पुर्तगालियों से लिया था, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? यानी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की थी?
नीदरलैंड वासी यानी डच जिसको बोलते हैं, या ब्रिटेन, ब्रिटिश, पुर्तगीज या फ्रेंच लोगों ने। किसने स्टार्टिंग किया था प्रिंटिंग प्रेस का भारत में? तो इसका सही आंसर है पुर्तगीज। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया था। देखिए 1556 ईस्वी में इन्होंने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। शुरू में ये सिर्फ बाइबल छापते थे, बाइबल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है सिर्फ उसी को छापते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफी, पान या मिर्च? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिर्च। देखिए पुर्तगालियों द्वारा भारत में बहुत सारी फसलें लाई गई थी, जिसमें मेन क्या क्या है? तंबाकू, मिर्च, अनानास, पपीता। अगला है कि अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो ऑप्शन है फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, पुर्तगीज। सही आंसर है पुर्तगीज। इनके पास गोवा तब तक था, इसको गोवा को आजाद कराया गया था 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, इन सबको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। मतलब 1961 तक ये इन पर इन्हीं का कब्जा था, पुर्तगालियों का ही कब्जा था, जबकि हम 1947 में आजाद हो चुके थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो हमें पता ही है ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिस? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डच। डच लोगों ने भारत में पहली बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्थापना की थी, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। डच लोग जो है, इनकी कंपनी स्थापित हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कब? तो 1602 ईस्वी को। ठीक है, और इस कंपनी का नाम रखा गया था वेरिंगदे ओस्ट इंडियस कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यहाँ पटना की बात हो रही है, पटना बिहार में पहली फैक्ट्री जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष आरंभ की थी? ऑप्शन हैं 1601, 1632, 1774, 1651, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1632। जैसा कि हम जानते हैं कि इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से स्थापित किया गया था? वेरिंगदे ओस्ट इंडियस कंपनी। कब? तो 1602 में ये व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। उसके बाद कई क्षेत्रों में उसने अंग्रेजों को पराजित किया और अपना बंगाल में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था पीपली में। बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1627 ईस्वी में। और हमारा जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि पटना में कब स्थापित किया था? तो वो था 1632 में। पहला फैक्ट्री 1627 में स्थापित किया था बंगाल के पीपली में। अगला प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यहाँ चार दिए हुए हैं, बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चिंसुरा। हुगली जो है ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ठीक है, तो चिंसुरा डचों ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो 1653 ईस्वी में चिंसुरा में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। यहां पर गुस्ताव फोर्ट का भी निर्माण कराया था, गुस्ताव फोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? मतलब अपनी फैक्ट्रीज वगैरह कहां पे स्थापित की थी? तो ऑप्शंस हैं नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी है सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही है कि इन सब जगहों पर इन्होंने, जैसे चिंसुरा हुआ, पटना हुआ, इन सब जगह इन्होंने स्थापित किया ही था। तो ऑल द अबव सभी हो जाएगा। डचों ने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम, कोचीन, इन सब जगह पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, अपना व्यापारिक केंद्र खोला था। ये लोग मुख्यतः किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, शोरा, रेशम, अफीम। ठीक है, नेक्स्ट है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन या किस बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, ऑल ऑफ देम, ये सभी। आपको पता ही कि सबका इस्तेमाल किया था, तो ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? फ्रांसीसी,
डच, पुर्तगाली, डेनमार्की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई। बेदरा के युद्ध के बाद ही डच का भारत से नमो निशान मिटा दिया अंग्रेजों ने, पूरा शक्ति खत्म कर डाला। इनके बीच ये युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में ये लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी नौसेना ने सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? पहला चार्टर किसको मिला था? तो ऑप्शन है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ओस्टेंड कंपनी। देखिए आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, लेकिन पहला अधिकार प्राप्त हुआ था लेवेंट कंपनी को, ऑप्शन ए। इसको जो है ये प्राप्त हुआ था 1593 ईस्वी में ही। ठीक है, व्यापार करने का चार्टर पहला लेवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी को। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था लंदन में, उसमें भारत में बादशाह कौन था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर। इसका गठन हुआ था 1599 ईस्वी में, और उस समय भारत में बादशाह थे अकबर, और इंग्लैंड में रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? अभी अभी हमने देखा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। चार्ल्स वन, एलिजाबेथ वन, जेम्स टू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ वन। एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासक थी। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1599 ईस्वी में, और उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। देखिए आया था अकबर के टाइम में, एंट्री किया था अकबर के टाइम में, बट पहला जो कारखाना खोला था वो जहांगीर के टाइम में खोला था। देखिए 1611 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था, तो वो मसूलीपट्टनम में खोला था। ये अस्थायी कारखाना था। किसके टाइम में खोला था? जहांगीर के शासन के टाइम में। उसके बाद क्या हुआ था? स्वाली सूरत में एक युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। इसके बाद जो है जहांगीर प्रसन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा ये जो पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया गया था। इसके कारण अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने का अनुमति प्रदान कर दिया जहांगीर ने। तो पहला जो है अस्थायी कारखाना खोला था मसूलीपट्टनम में, जो कि 1611 में खोला गया था। लेकिन जो स्थायी कारखाना है वो 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर की अनुमति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना खोला था। अगला है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना खोलने की स्थापित करने की अनुमति मिली थी? अभी भी हमने देखा है, ऑप्शन डी सही आंसर है, सूरत। ये स्थायी कारखाना था। ठीक है, कब खोला गया था? तो 1613 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? वो कारण देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, या अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। तो अभी अभी हमने पीछे देखा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंग्रेजों ने स्वाली या सूरत में जो है, सूरत में एक जगह है स्वाली, वहां पे 1612 ईस्वी में पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया था। अंग्रेज अधिकारी थे टॉमस बेस्ट। इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पे थी? तो ऑप्शन है सूरत, सतारा, बॉम्बे और पणजी। आपको पता ही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सूरत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो,
जोशिया चाइल्ड। सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। 1612 ईस्वी में स्वाली सूरत में, स्वाली कहाँ है? सूरत में, यहां पे पुर्तगालियों को हराया था। अगला प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान। ऑप्शन बी 24 परगना, कलिकाता, ठाकुरगांव। ऑप्शन सी सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। ऑप्शन डी मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर जॉब चॉर्नक ने कोलकाता की नींव डाली थी। ये कब हुआ था? 1690 ईस्वी में। 1690 ईस्वी, ये याद रखना है। ब्रिटिश अधिकारी थे जॉब चॉर्नक, इन्होंने ही ये तीनों गांव कलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जॉब चार्नक। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? ऑप्शंस है 1700, 1721, 1725 और 1757। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1700। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? ऑप्शंस है मद्रास, मछलीपट्टनम, ओडिशा और कलकत्ता। सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन डी कलकत्ता। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? ऑप्शन है अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। यहाँ कर्नाटक देख के बहुत लोग फंस जाते हैं कि कर्नाटक के नवाब ही होंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है वो बताना है। पहला कथन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अब दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक ना तो एक ना ही दो, कौन सा सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला शापेल की संधि के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त हो गया था, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1746 से 48 तक, और इसकी समाप्ति हुई थी एक्सला शापेल की संधि के द्वारा, जो की हुई थी 1748 में। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि मद्रास जो है फिर से अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, और फ्रांसीसियों को जो है उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग मिल गया। एक इतिहासकार है डार्डवेल, इनके अनुसार जो है ये युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने अपने शब्दों में से बयां किया है, उन्होंने कहा है इससे समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ तथा भारतीय फौजों की युद्ध पद्धति पर यूरोपीय युद्ध पद्धति के महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ। इसका नाम याद रखना आपको, डार्डवेल। हो सकता है एग्जाम में ये कथन दे दिया जाए और पूछा जाए किसने कहा है, तो डार्डवेल ये नाम याद रखना है। साथ ही पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच समाप्त हुई थी एक्सला शापेल की संधि के द्वारा, जो की हुई थी 1748 में। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए बुक बूस्टर। बाय बाय।